हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स के बारे में, और ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स के अंदर हमने दो बातें कही थी कि एक तो हो सकता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और दूसरा हो सकता है हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हम ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस भी डिस्कस कर चुके थे कि कैसे ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, बोन्स के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, अदर मसल्स एंड ऑर्गन्स पर भी अपना प्रभाव डालने वाला है। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन का कुछ बॉडी पार्ट्स पर अपना प्रभाव नहीं होता है, उनकी वृद्धि के लिए, उनके अंदर ग्रोथ होने के लिए यह हार्मोन जिम्मेदार नहीं होता है। अपवाद के तौर पर हमने ब्रेन, जेनाइटल ऑर्गन्स, हेयर्स एंड नेल्स के बारे में जिक्र किया था। फिर डिसऑर्डर की तरफ बढ़े थे। हाइपर सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन, दो प्रकार के डिसऑर्डर्स की बात कही थी। नाम से ही क्लियर है, हाइपर मतलब ग्रोथ हार्मोन का अधिक बनना और हाइपो सिक्रीशन मतलब ग्रोथ हार्मोन का कम बनना। फिर हमने हाइपर सिक्रीशन को डिटेल में पढ़ना शुरू किया कि हाइपर सिक्रीशन क्यों हो सकता है। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी में एडिनोमा हो जाए, एडिनोमा से तात्पर्य है कि कोई हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो जाए, तो यह कारण हो सकता है अत्यधिक मात्रा में हार्मोन बनने का। फिर हमने बात कही कि अगर अत्यधिक मात्रा में हार्मोन बनता है तो अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती है, जिस आधार पर हमने दो बीमारियों के नाम लिखे थे। एक होता है जाइजेंटिज्म और एक होता है एक्रोमेगेली। जैसा कि हमने डिसऑर्डर्स दो तरह के पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, एक जाइजेंटिज्म होता है, दूसरा होता है एक्रोमेगेली। देन हमने डिटेल में जाइजेंटिज्म का जिक्र हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि यह बच्चों में होता है, मीन्स 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्तियों में। उनके अंदर एपिफाइजियल एंड खुले हुए थे, तो अगर किसी कारणवश अत्यधिक मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बनता भी है तो वह उसकी लंबाई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये सब कुछ पॉइंट हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एक्रोमेगेली, दूसरी बीमारी में। इसके संदर्भ में सबसे पहली बात हमने जो पढ़ भी चुके थे कि यह बीमारी जो है यह एडल्ट के अंदर देखने को मिलने वाली है। कौन से एज ग्रुप में? एडल्ट के अंदर। अब एडल्ट में और बच्चे में अंतर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडल्ट में जब 20 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति में जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव मात्रा में बनेगा तो यह ग्रोथ हार्मोन शरीर पर अन्य प्रभाव तो जरूर डाल सकता है। अन्य प्रभाव से मतलब कि जो अन्य काम थे कि मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करना, मसल्स ऑर्गन्स पर इन्फ्लुएंस डालना, वो सब प्रभाव तो ग्रोथ हार्मोन दिखाएगा ही। लेकिन इस एडल्ट व्यक्ति के अंदर अब लंबाई में परिवर्तन तेजी से नहीं आने वाला, या बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। लंबाई में परिवर्तन इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि 20 साल की उम्र तक एपिफाइजियल एंड बंद हो चुके होंगे। अब बात करते हैं कि अगर लंबाई में परिवर्तन नहीं आ सकता तो ऐसी स्थिति में इस कंडीशन में क्या लक्षण दिखाई देने की संभावना है, कि असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या हो सकते हैं। तो यहां हम असेसमेंट फाइंडिंग्स का जिक्र करते हैं कि अगर एक्रोमेगेली हो जाए तो क्या लक्षण होने वाले हैं। अब पहले इस बीमारी के नाम को ही अच्छे से समझा जाए, संधि विच्छेद करके देखा जाए तो इसका भी तात्पर्य निकलता है। यहां एक्रो शब्द लिखा हुआ है और दूसरा शब्द है मिगेली। क्लियर? एक्रो शब्द का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज। क्लियर? एक्रोसाइनोसिस, आपने पीडियाट्रिक के अंदर भी यह शब्द सुना होगा कि एक्रोसाइनोसिस मतलब एक्सट्रीमिटीज का ब्लू हो जाना। तो जहां पर तात्पर्य समझें, एक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज और मिगेली का मतलब होता है एनलार्जमेंट। तो यहां एक्सट्रीमिटीज एनलार्जमेंट से तात्पर्य समझें कि जब 20 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति होगा, ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव होगा, तो इस स्थिति में ओवरऑल लंबाई में परिवर्तन तो नहीं आएगा, लेंथ तो इंक्रीज नहीं हो सकती, लेकिन कैल्शियम डिपोजिशन काफी हद तक जारी रहेगा, जिससे हड्डियां थोड़ी थिक, थोड़ी मोटी दिखाई देने लगेंगी। इसलिए हमने शब्द लिखा है एक्रोमेगेली, मींस एक्सट्रीमिटीज पर जो हड्डियां हैं उन पर कैल्शियम ज्यादा जमने की वजह से वो थोड़ी थिक, थोड़ी मोटी दिखाई देंगी। जो हमारी ये फेलेंजेस वगैरह उंगली की हड्डियां एक नॉर्मल शेप में दिख रही हैं, वह इस मरीज के अंदर थोड़ी थिक, थोड़ी मोटी दिखाई देने वाली हैं। इसलिए इससे एक्रोमेगेली, एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटीज और मिगेली का मतलब एनलार्जमेंट, तो एक्सट्रीमिटीज में कुछ एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, इसलिए हमने एक्रोमेगेली बीमारी का नाम रखा था। तो यहां असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर हम पहला पॉइंट लिखेंगे एनलार्ज्ड एक्सट्रीमिटीज। यहां एनलार्ज्ड एक्सट्रीमिटीज का तात्पर्य भी क्लियरली समझें।
हाथ पैर का बहुत जमीन को छू जाना या पैर बहुत लंबे लंबे हो जाना, ये तात्पर्य नहीं है। यहां एनलार्ज्ड एक्सट्रीमिटी से तात्पर्य यह है कि कैल्शियम डिपोजिशन, हड्डियों पर अत्यधिक कैल्शियम जमा है। लेंथ तो नहीं बढ़ पाई है, लेकिन कैल्शियम जमा होने से उनकी मोटाई, उनकी थिकनेस बढ़ी है। उस वजह से हमने एनलार्ज्ड एक्सट्रीमिटीज शब्द का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। एनलार्ज्ड एक्सट्रीमिटीज के अलावा क्या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, मीन्स हमारे अंदर 20 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति में, तो क्या इसका मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव जारी रहेगा? तो यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में जीवन भर रिलीज होता है और यह मेटाबॉलिक गतिविधियों को प्रभावित करता रहेगा जीवन भर, चाहे लंबाई वह 20 साल के बाद बढ़ा पाए या नहीं बढ़ा पाए, लेकिन मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव जारी रहेगा। तो अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म पर अगर प्रभाव जारी है तो ग्रोथ हार्मोन के बढ़ जाने पर शुगर लेवल में परिवर्तन आएगा और पेशेंट के अंदर हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलने वाला है। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्यों, ये तो आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि हमने ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस पढ़े थे और उसमें हमने ये जिक्र किया था कि ग्रोथ हार्मोन शुगर लेवल को बढ़वाता है, हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। तो अगर हार्मोन अत्यधिक मात्रा में है तो शुगर का लेवल भी अत्यधिक मात्रा में होने वाला है। अब अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो इसका मतलब ग्लाइकोश्यूरिया होने के चांस भी बने रहेंगे। तो यहां पर ग्लाइकोश्यूरिया नाम का लक्षण भी दिखाई देने वाला है। ग्लाइकोश्यूरिया मतलब ग्लूकोज का यूरिन के अंदर निकलना। क्यों निकल रहा है? क्योंकि खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोश्यूरिया के बाद में अगला असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिल सकता है, दैट इज हेडेक। हेडेक के साथ ही साथ यहां विजुअल डिस्टरबेंस भी देखने को मिलने वाला है। अब ध्यान दें, हेडेक और विजुअल डिस्टरबेंस का रीजन वही रहेगा जो रीजन जाइजेंटिज्म वाले मरीज में हेडेक और विजुअल डिस्टरबेंस का था। हमने जब जाइजेंटिज्म पढ़ा तो उसमें हमने ये जिक्र किया था कि यहां हेडेक होने की वजह शरीर में बढ़ते हुए हार्मोन की मात्रा नहीं है। हमने ये डिस्कस किया था कि जाइजेंटिज्म के अंदर हेडेक और विजुअल डिस्टरबेंस होने की वजह जो है वह यहां ट्यूमर की साइज का बढ़ना। जब पिट्यूटरी ग्रंथि का ट्यूमर साइज में एनलार्ज्ड होता है तो वह आसपास पाई जाने वाली संरचनाओं पर दबाव डालता है, खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ता है जिससे हेडेक होता है, और पास में पाए जाने वाले ऑप्टिक काइज्मा मींस ऑप्टिक नर्व का जो क्रॉसिंग ओवर था उस पर भी दबाव पड़ने की वजह से विजुअल डिस्टरबेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां हेडेक और विजुअल डिस्टरबेंस का रीजन सेम वैसा ही है जैसा जाइजेंटिज्म वाले मरीज के अंदर था। अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। इसका अगला लक्षण देखने को मिल सकता है, दैट इज ऑर्गेनोमिगेली। अब ध्यान दें, ऑर्गेनोमिगेली से तात्पर्य है कि इस मरीज के अंदर भी ओवरऑल ऑर्गन्स के अंदर एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। मस्कुलर स्ट्रक्चर ले ली जाए, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर ले ली जाए, उसमें भी स्लाइटली एनलार्जमेंट देखने को मिलेंगे इस एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव में। तो यहां पर भी ऑर्गेनोमिगेली देखने को मिल सकता है। देन अगर हम बात करें डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, तो इस मरीज के अंदर भी डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस हैं, लेकिन कौन सी स्टेज के अंदर? इन द लेटर स्टेजेस। तो ध्यान दें, अगर एक्रोमिगेली काफी लंबे समय तक रहता है तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज मेलाइटस की भी संभावनाएं हैं। ये रीजन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका रीजन यह है कि अगर लंबे समय तक ग्रोथ हार्मोन अधिक रहा तो रोजाना शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा। अगर रोजाना शुगर का लेवल बढ़ेगा तो बचाव कार्य के तौर पर पेनक्रियाज भी डिफेंस दिखाएगी और रोज थोड़ा अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन बनाएगी। इंसुलिन क्यों? शुगर के लेवल को मैनेज करने के लिए। कुछ दिन, कुछ महीनों तक तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी कि ग्रोथ हार्मोन शुगर बढ़ाता जा रहा है, पेनक्रियाज एक्सेसिव मात्रा में इंसुलिन बनाकर शुगर को कंट्रोल किए जा रही है, लेकिन कुछ महीनों बाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेनक्रियाज ग्रंथि थक जाएगी और पेनक्रियाज ग्रंथि थक जाने की स्थिति में एक प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाएगी, और अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज मेलाइटस नाम की बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके अगले लक्षण के बारे में। अगले लक्षण को समझने के लिए एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जब 20 साल से अधिक उम्र हो चुकी है
लंबाई का बढ़ना संभव नहीं है, ग्रोथ हार्मोन अभी बढ़े जा रहा है, ऐसी स्थिति में कुछ हड्डियां जो होती हैं उनके ऊपर विशेष तौर पर कैल्शियम अत्यधिक जमने की वजह से एक अलग सा अपीयरेंस व्यक्ति का देखने को मिलता है, जिसे हम गॉरिल्ला फेस अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां इसी बीमारी का सिम्टम होता है गॉरिल्ला फेस अपीयरेंस। अब गॉरिल्ला फेस अपीयरेंस का तात्पर्य समझें। हम एक्रोमेगेली के लक्षण ही पढ़ रहे हैं। यहां गॉरिल्ला फेस अपीयरेंस का तात्पर्य है कि इस पेशेंट के अंदर फेशियल स्ट्रक्चर में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब किन परिवर्तन की वजह से उसे गॉरिल्ला फेस अपीयरेंस कहा गया है, उसके हम पॉइंट्स लिख रहे हैं कि उसके फेस में ऐसे इस बीमारी की वजह से क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। अब पहला परिवर्तन तो ये होगा कि इस पेशेंट के अंदर हमें प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस देखने को मिलने वाली हैं। प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस। अब इसका तात्पर्य समझें कि प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस से क्या तात्पर्य है। एक एक शब्द का मीनिंग समझें ताकि बात प्रॉपरली क्लियर हो पाए। सबसे पहला शब्द हमने लिखा है प्रोमिनेंट। क्लियर। प्रोमिनेंट शब्द का तात्पर्य होता है उभरा हुआ, कि कोई वस्तु प्रोमिनेंट हो रही है। प्रोमिनेंट मतलब कहीं पर कोई वस्तु उभरी हुई हो तो उसे हम प्रोमिनेंट शब्द के लिए शब्द काम में लेते हैं। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर। मीन्स अगर मैं कहूं कि हमारा हेड कहां पर है तो ये सुप्रा थोरेसिक कैविटी के सुप्रा वाले पार्ट में, मतलब ऊपर वाले पार्ट में है। तो सुप्रा का मतलब होता है ऊपर। यहां ऑर्बिटल मतलब आई बॉल। हम जो ये आई बॉल वाला एरिया है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिटल आई वाले पार्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और रीजेस मतलब कोई धारी, कोई लाइनिंग वाली स्थिति है। तो यहां कौन सी लोकेशन की बात हो रही है वो समझें। यहां पर जिक्र हो रहा है कि सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस जो होती हैं। अब सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस कौन सी हैं? ऑर्बिट के ऊपर रीजेस, मतलब ये जो हमारा आईब्रो वाला एरिया है इसे हम सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दें, सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस हमने इस हेयर वाले पार्ट को नहीं कहा है, हमने सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस इस हड्डी वाले पार्ट को कहा है कि जहां आईब्रो है वहां अंदर अगर हम पाल्पेट करके देखें तो यहां अंदर एक हड्डी की संरचना भी है, उसे हम सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर स्किन है और स्किन के ऊपर बाल उगे हुए हैं। जो बाल हैं उन्हें तो हम आईब्रोज बोलते ही हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस किसे कहा है? तो सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस जो हमने कहा था वो कहा है उस बोन की स्ट्रक्चर को जो हमारे यहां पर पाल्पेट होने पर महसूस हो पा रही है। देन बात करते हैं प्रोमिनेंट हो जाना, मतलब ये जो सुप्रा ऑर्बिटल रीज है, जो यहां पर हड्डी हमें पाल्पेट हो रही है वो थोड़ी उभर जाती है, जिससे आंखें थोड़ी, ये ऊपरी हिस्सा थोड़ा बाहर निकला हुआ प्रतीत होता है। इस सिम्टम को हम प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस के नाम से जानते हैं। इसे कोरिलेट करें, ऐसा उभरा हुआ आईब्रोज वाला एरिया इस गॉरिल्ला नाम के जानवर के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इसे गॉरिल्ला फेस अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। केवल इसी लक्षण की वजह से गॉरिल्ला फेस अपीयरेंस नहीं बोल रहे हैं, काफी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, एक एक करके जिक्र करते हैं। हमारा दूसरा लक्षण होता है ब्रॉड नोज। ब्रॉड नोज वाला एरिया जो है उसमें भी एनलार्जमेंट की वजह से थोड़ा वाइड होने लगता है, थोड़ा फैल जाता है। तो नोज अगर ब्रॉड हो जाए तो उसे हम ब्रॉड नोज, जो कि गॉरिल्ला फेस अपीयरेंस के अंतर्गत इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर। इसके अलावा तीसरा लक्षण होता है थिक लिप्स। क्लियर। उसके होठ जो होते हैं उनके अंदर भी एनलार्जमेंट होने की वजह से थोड़े मोटे मोटे होठ दिखाई देते हैं, उसे हम थिक लिप्स सिम्टम लिखा है। चौथा होता है wrinkles on the forehead। wrinkles on the forehead
अब पहले तो मतलब समझें फोरहेड का। अब फोरहेड से तात्पर्य है हमारा ये कपाल वाला एरिया, इसे हम फोरहेड के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर रिंकल्स बन जाते हैं। रिंकल्स मतलब उसके ऊपर ऐसे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इस प्रकार का अपीयरेंस अगर हमेशा के लिए आने लग जाता है, यह गोरिल्ला फेस अपीयरेंस के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है। तो यहां रिंकल्स ऑन द फोरहेड, रिंकल्स मतलब झुर्रियां पड़ जाना, और फोरहेड का मतलब होता है कपाल। तो यहां कपाल वाले एरिया पर थोड़ी झुर्रियां दिखाई देना, यह भी गोरिल्ला फेस अपीयरेंस का लक्षण है। और पांचवा होता है प्रोग्नाथिज्म। अब पांचवा लक्षण होता है प्रोग्नाथिज्म। अब प्रोग्नाथिज्म का तात्पर्य समझें। प्रोग्नाथिज्म का मतलब होता है थिक एंड प्रोट्रूज्ड मैंडिबल। ध्यान दें, थिक एंड प्रोट्रूज्ड मैंडिबल का होना, उसे हम प्रोग्नाथिज्म बोलते हैं। अब सबसे पहली जानकारी, मैंडिबल किसे बोलते हैं? तो मैंडिबल इज द लोअर जॉ, हमारा जो निचला जबड़ा है उसे हम मैंडिबल बोलते हैं। और इसका जो बोनी स्ट्रक्चर है, जो मस्कुलर, ये जो बोनी स्ट्रक्चर, हड्डी वाली जो संरचना है, उसके ऊपर लगातार कैल्शियम जमता रहेगा, जिससे ये मैंडिबल वाला एरिया थोड़ा थिक हो जाएगा। और थिक होने के साथ साथ थोड़ा प्रोट्रूज रहेगा। प्रोट्रूज मतलब लेटरली अगर देखा जाए तो वह इस प्रकार थोड़ा आगे निकला हुआ प्रतीत होगा। इस स्ट्रक्चर को, इस अपीयरेंस को हम प्रोग्नाथिज्म टर्म काम में लेते हैं। तो ध्यान दें कि इस पेशेंट के अंदर प्रोग्नाथिज्म दिखाई देगा, मतलब मैंडिबल थोड़ा थिक है और थोड़ा ऐसे बाहर निकला हुआ है। इस घटना को प्रोग्नाथिज्म कहा जाएगा। और ये जो है ये हमारे गोरिल्ला फेस अपीयरेंस के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है। तो ये 5 लक्षण फेस के अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और फेस में दिखाई देने वाले इन 5 परिवर्तन को मिलाकर हम गोरिल्ला फेस अपीयरेंस बोलते हैं। अब एग्जाम में सवाल क्या आएगा वो समझें। एग्जाम में सवाल आएगा कि गोरिल्ला फेस अपीयरेंस कौन सी बीमारी का लक्षण है? तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज द सिम्टम ऑफ द एक्रोमेगेली। यह एक्रोमेगेली नाम की बीमारी का लक्षण है। दूसरी जानकारी यह आ सकती है कि गोरिल्ला फेस अपीयरेंस में निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो इसके लिए आपको ये गोरिल्ला फेस अपीयरेंस वाले 5 के 5 अपीयरेंस याद रखने होंगे कि इस पेशेंट के अंदर ये आईब्रो वाला एरिया, थोड़ा हड्डी ऐसे बाहर निकली हुई रहती है। साथ ही साथ उसका नोज जो है वो थोड़ा ब्रॉड रहता है। उसके लिप्स जो हैं वो थोड़े मोटे मोटे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ उसके फोरहेड वाले पार्ट पर रिंकल्स दिखाई देते हैं, झुर्रियां देखने को मिलती हैं। और प्रोग्नाथिज्म अपीयरेंस होता है। प्रोग्नाथिज्म का मतलब उसका मैंडिबल वाला एरिया थोड़ा थिक और थोड़ा प्रोट्रूज्ड। यहां प्रोट्रूज्ड शब्द का तात्पर्य भी समझें। प्रोट्रूज्ड का मतलब होता है थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ। तो ये था हमारे असेसमेंट फाइंडिंग इन केस ऑफ द एक्रोमेगेली। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर एक्रोमेगेली या जाइजेंटिज्म कुछ भी हो जाए तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ द जाइजेंटिज्म एक्रोमेगेली, हम दोनों का मैनेजमेंट साथ में पढ़ रहे हैं। साथ में इसलिए क्योंकि अगर यह पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, मतलब 18 साल से पहले की उम्र में हो चाहे 20 साल उम्र में हो, दोनों में परेशानी सेम है कि दोनों के अंतर्गत हार्मोन एक्सेसिव मात्रा में सिक्रीट करने वाला ट्यूमर बन चुका है। तो फिर इलाज सेम होने वाला है, और इलाज होने वाला है दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। क्लियर? अब ध्यान दें, इसका इलाज जो होता है वो होगा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे वो समझें। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारे पास कुछ ऑपरेटिव प्रक्रियाएं हैं, उसका नाम होता है दैट इज हाइपोफाइसेक्टमी। पहले नाम को समझें, फिर इसका संधि विच्छेद करके हम समझेंगे कि इस ऑपरेटिव प्रक्रिया में एक्चुअल में क्या प्रक्रिया की गई है, ऑपरेशन में क्या किया गया है, इस बारे में हम जिक्र करेंगे। हमने इस एक्सेसिव हार्मोन सिक्रेटिंग कंडीशन के लिए हाइपोफाइसेक्टमी नाम का ऑपरेशन करवाया है। अब पहली बात तो यह समझें कि एक्टमी शब्द का तात्पर्य क्या होता है। अब एक्टमी शब्द का तात्पर्य होता है कट
एंड रिमूव, किसी ऑर्गन को काट कर निकाल दिया जाता है तो उसके लिए हम एक्टमी शब्द काम में लेते हैं, जैसे गैस्ट्रेक्टमी, इलियक्टमी, कई सारे शब्द आपने सुने होंगे। तो यहाँ एक्टमी का मतलब होता है कट एंड रिमूव। अब बात करते हैं हाइपोफाइसिस शब्द किसके लिए काम में लिया गया है। तो हाइपोफाइसिस शब्द हम काम में लेते हैं, द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई इज द नेम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी के अन्य नाम हमने दोनों पढ़े थे, एक होता है मास्टर ग्लैंड और एक होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। तो यहां हाइपोफाइसिस शब्द जो है वह पिट्यूटरी के लिए काम में लिया गया है। तो अगर पिट्यूटरी ग्रंथि को कट करके रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम हाइपोफाइसेक्टमी के नाम से जानते हैं। अब पिट्यूटरी को रिमूव क्यों करना पड़ गया? पिट्यूटरी को रिमूव इसलिए करना पड़ गया क्योंकि पिट्यूटरी का साइज ट्यूमर की वजह से बहुत एनलार्ज्ड हो गया था और वह अत्यधिक मात्रा में हार्मोन बनाकर व्यक्ति में बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर रहा था, इसलिए हमने ऑपरेटिव प्रक्रिया के माध्यम से उसे रिमूव किया है। अब बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाएं तो यह हाइपोफाइसेक्टमी नाम का जो ऑपरेशन होता है यह कितने प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला तरीका तो हो सकता है बाय क्रेनियोटॉमी। पहला तरीका हो सकता है कि क्रेनियोटॉमी के माध्यम से ऑपरेशन किया जाए, या फिर दूसरा हो सकता है बाय द ट्रांसनेजल मैकेनिज्म। क्लियर? दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसनेजल वाला जो होता है इसे हम ट्रांसस्फेनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसस्फेनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया ये भी हम पढ़ेंगे। नाम क्लियर रखें, ऑपरेटिव प्रक्रिया में ऑपरेशन हो रहा है हाइपोफाइसेक्टमी। नाम क्लियर रखें कि ऑपरेशन तो यही होने वाला है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को काट के निकालना है। अब काट के निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है क्रेनियोटॉमी। अब पहला तरीका कैसे वो समझें। मान लेते हैं ये हमारा पूरे ब्रेन की संरचना है। ब्रेन के अंदर यहाँ बीच में ये हाइपोथैलेमस की संरचना है और ये हाइपोथैलेमस के नीचे इस प्रकार मान लेते हैं ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्लियर? और उससे आगे यहाँ अगर फेस की संरचना होगी तो यहाँ आगे नोज वाला पार्ट होगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर याद रखें। मीन्स ये हेड है, डायग्राम पे न जाएं, भावनाओं को समझें। हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी है, क्रेनियल कैविटी में आगे नीचे फेस है और यहाँ सामने की तरफ नोज वाला पार्ट है। अब ऑपरेटिव प्रक्रिया दो तरीके क्या क्या है वो समझें। पहला तरीका तो ये है क्रेनियोटॉमी प्रक्रिया। क्रेनियोटॉमी का मतलब होता है इस खोपड़ी के अंदर, इस क्रेनियम के अंदर एक ओपनिंग बनाना। क्रेनियम का मतलब जानते होंगे, खोपड़ी के पूरी हड्डी को हम क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम के अंदर ओपनिंग बनाना, हड्डी में छेद करके एंटर करना, दैट इज द क्रेनियोटॉमी। तो यहां हम बोन के अंदर ओपनिंग बनाएंगे और यहां से एंटर करते हुए अगर पिट्यूटरी को पकड़कर बाहर निकालेंगे तो दैट सर्जिकल प्रोसीजर इज नोन एज द क्रेनियोटॉमी। कि क्रेनियम में ओपनिंग बनाई, वहां से इंस्ट्रूमेंट की मदद से पिट्यूटरी को काट के वापस बाहर निकाल लिया गया, दैट प्रोसीजर इज नोन एज द क्रेनियोटॉमी। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसीजर के बारे में। दूसरा प्रोसीजर होता है ट्रांसनेजल मैकेनिज्म। अब ट्रांसनेजल का मतलब समझें। ट्रांसनेजल मतलब नाक के थ्रू एंटर करके पिट्यूटरी को रिमूव करना। अब नाक के थ्रू कैसे एंटर करेंगे? इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स को नाक के अंदर एंटर करवाते हैं। यहां नोज के अंदर से इंस्ट्रूमेंट को लेकर आते हैं और नोज के अंदर से इंस्ट्रूमेंट को लाकर यहां पर अगर पिट्यूटरी ग्रंथि को कट करके वापस नोज के थ्रू ही उसे बाहर खींच लिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसनेजल हाइपोफाइसेक्टमी के नाम से जानते हैं। अब ट्रांसनेजल का ही नाम ट्रांसस्फेनॉइडल क्यों रखा गया? अब समझें कि यहां पर जो हम पिट्यूटरी ग्रंथि की संरचना जब हम पढ़ते हैं तो एक बात और क्लियर करें कि पिट्यूटरी ग्रंथि अगर यहां पर इस प्रकार सिचुएटेड है तो वह कौन सी हड्डी के अंदर सिचुएटेड होगी। तो यह भी आपको जानकारी याद होगी कि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह सेला टर्सिका नाम की स्ट्रक्चर के अंदर, सेला टर्सिका मतलब द हाइपोफाइजियल फॉस्सा, जो स्फेनोइड बोन के अंदर जो गड्ढा था
उसके अंदर पिट्यूटरी इस प्रकार सिचुएटेड थी। तो जब हम ट्रांसनेजल नाक के माध्यम से यहां एंटर करेंगे तो क्या हमें पिट्यूटरी तक पहुंचने के लिए स्फेनोइड बोन में छेद करना होगा कि नहीं करना होगा? तो सिंपल सी बात है कि हमें अगर नाक के थ्रू एंटर करना है तो स्फेनोइड बोन को कट करके अंदर से पिट्यूटरी ग्रंथि को रिमूव करना होगा। तो इसे हम या तो ये भी बोल सकते हैं कि नाक के थ्रू किया गया ऑपरेशन, या फिर इसी प्रक्रिया को हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें स्फेनोइड को छेद करते हुए पिट्यूटरी को निकाला गया है उसे हम ट्रांस स्फेनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी दो प्रक्रियाएं थी। यहां बीच में पिट्यूटरी है, या तो ऊपर से ओपनिंग करके पिट्यूटरी को निकलवा लिया जाए या फिर नाक के माध्यम से स्फेनोइड से होते हुए जाकर पिट्यूटरी को निकलवाया जाए। ये दोनों सर्जिकल प्रक्रियाएं इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए हो सकती हैं। अब थोड़ा दिमाग लगा के जवाब दें कि आपके हिसाब से ज्यादा सेफ प्रोसीजर कौन सा लगता है? सेफ मतलब जिसमें कम नुकसान हो, जिसमें ब्लीडिंग कम हो, ज्यादा साइड इफेक्ट्स कम हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हो, ऐसा ऑपरेटिव प्रक्रिया कौन सी है? तो इसके लिए ध्यान दें, ज्यादा सेफ प्रक्रिया जो है वो माना गया है आपके ट्रांसनेजल वाले को। ट्रांसनेजल कंपैरेटिवली सेफ है। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रांसनेजल वाले में कोई ब्लीडिंग ही नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ऑपरेशन में थोड़ी समस्या तो जरूर आएंगी, लेकिन जब क्रेनियोटॉमी करते हैं तो क्रेनियोटॉमी के अंदर थोड़ा ब्लड लॉस की संभावनाएं, ब्लीडिंग की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं, क्योंकि पूरी खोपड़ी को काटा गया है। खोपड़ी को काटकर उसके अंदर ब्रेन टिश्यूज को थोड़ा सेपरेट करते हुए एंटर किया गया है। इस वजह से इस क्रेनियोटॉमी वाले में थोड़ा ब्लीडिंग के चांस ज्यादा हैं और ट्रांसनेजल वाला कंपैरेटिवली सेफ मानते हैं। लेकिन ट्रांसनेजल वाले में भी एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, वो ये है कि जब यहां ट्रांसनेजल के माध्यम से थोड़ा छेद करते हुए ऊपर जाते हैं तो ऑपरेशन के बाद में, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, वहां नाक से थोड़ा CSF लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहां हमने ब्रेन की कैविटी के अंदर एंटर किया है तो वहां से कुछ मात्रा में CSF जो है वो नाक के थ्रू लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो याद इतना रखना है कि अगर क्रेनियोटॉमी करते हैं तो क्या दिक्कत आने की संभावना है? तो आंसर होना चाहिए बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना है। दूसरी तरफ अगर कहें कि ट्रांसनेजल करेंगे तो क्या संभावना है? संभावना यह है कि इसमें ब्लीडिंग तो कम होती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद में CSF का लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये हमारे ग्रोथ हार्मोन का पहला डिसऑर्डर हो चुका है। अब वापस से मैं रिवाइज करता हूं, सुन लें। ग्रोथ हार्मोन के दो डिसऑर्डर थे। कौन कौन से? एक था हाइपर सिक्रीशन, एक था हाइपोसिक्रीशन। हाइपर मतलब किसी कारणवश ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा बनना, और हाइपोसिक्रीशन मतलब किसी कारणवश ग्रोथ हार्मोन का कम बनना। अभी तक हमने एक डिसऑर्डर पढ़ लिया है कि ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा बनना क्यों हो सकता है, ज्यादा बनेगा तो अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में क्या नुकसान हो सकता है और उसका इलाज का तरीका क्या होगा, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा डिसऑर्डर, दैट इज द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के बारे में। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नाम से ही क्लियर है, इसके अंतर्गत होने वाला क्या है? डिक्रीज्ड रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन का रिलीज अगर सामान्य की तुलना में कम होने लग जाए तो इस कंडीशन को हम हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि हमने हाइपर के अंदर ईटियोलॉजी पढ़ा था, वैसा ही हम यहां डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति में आवश्यकता से कम ग्रोथ हार्मोन बनने के पीछे क्या संभावित कारण हो सकता है, कि क्या ईटियोलॉजी है, क्या रीजन है कि ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, नॉर्मल के तुलना में कम बन रहा है। तो ईटियोलॉजी में पहला कारण हम लिखते हैं, दैट इज ट्रॉमा। अब ध्यान दें कि ट्रॉमा कम हार्मोन बनने के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? तो सिंपल सा रीजन है, किसी व्यक्ति को मान लेते हैं कि हेड इंजरी हो गया है। हेड इंजरी मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, कहीं सिर पत्थर से टकरा गया है या दीवार से टकरा गया है। ऐसी स्थिति में सिर पर अगर चोट लगती है तो हो सकता है कि सिर के अंदर पाई जाने वाली
पिट्यूटरी ग्रंथि पर भी चोट लगे और पिट्यूटरी ग्रंथि क्षतिग्रस्त हो जाए, और अगर पिट्यूटरी ग्रंथि चोट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो क्या वह अपने सिक्रीशंस नॉर्मल मात्रा में बना पाएगी? तो सिंपल सा जवाब होगा कि सर अगर पिट्यूटरी ग्रंथि टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा कम होने वाला है या बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। तो ये हमने लिख दिया, पहला कारण हो सकता है ट्रॉमा। दूसरा कारण हो सकता है कि पेशेंट के अंदर हाइपोफाइसेक्टमी नाम का ऑपरेशन हुआ हो। क्लियर? कि मान लेते हैं कि कोई ट्यूमर वगैरह की वजह से किसी कारणवश अगर पेशेंट में हाइपोफाइसेक्टमी करवा रखा हो। अब हाइपोफाइसेक्टमी क्या होता है? अभी ही हमने पढ़ा था कि अगर पिट्यूटरी ग्रंथि को काट के निकाल दिया जाए तो उसे हम हाइपोफाइसेक्टमी बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में पिट्यूटरी ग्रंथि को काट के निकाल दिया गया होगा तो क्या उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन पर्याप्त बन रहा होगा? बिल्कुल नहीं बन रहा होगा। तो यह भी एक वजह हो सकता है कि ऐसे ऑपरेशंस के बाद में मरीज में ग्रोथ हार्मोन की कमी देखने को मिल सकती है। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, और तीसरा कारण हो सकता है सप्रेसिंग ट्यूमर। अब यहां बात करेंगे हम सप्रेसिंग ट्यूमर के बारे में। अब ट्यूमर जो होते हैं वह एंडोक्राइन सिस्टम में ट्यूमर को दो प्रकार का माना गया है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं वो समझें। एक तो होता है स्टिमुलेटिंग ट्यूमर और दूसरा होता है सप्रेसिंग ट्यूमर। ध्यान दें, एक का नाम रखा हमने स्टिमुलेटिंग ट्यूमर और दूसरा होता है सप्रेसिंग ट्यूमर। अब दोनों में अंतर समझें। कुछ ट्यूमर इस प्रकार के होते हैं कि वह हार्मोन सिक्रीटिंग कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाते हैं और उनके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन की मात्रा को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि हमने पिछली बीमारियों में पढ़ा था एडिनोमा। एडिनोमा किसका ट्यूमर था? हार्मोन सिक्रीटिंग सेल का ट्यूमर था, जहां पहले हार्मोन सिक्रीट करने वाली सेल की संख्या 100 थी, वह ट्यूमर ने संख्या 200 बना दी और वह स्टिमुलेट कर रहा है अत्यधिक मात्रा में ग्रोथ हार्मोन के रिलीज करने को। तो ऐसे प्रकार के ट्यूमर जो किसी हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट कर देते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़वा देते हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं स्टिमुलेटिंग ट्यूमर। जबकि कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो ट्यूमर अपने आप में साइज को बढ़ाकर हार्मोन सिक्रीट करने वाली कोशिकाओं को दबा देते हैं। ध्यान दें, कुछ ट्यूमर होते हैं कि उन्हें बढ़ावा देते हैं और कुछ ट्यूमर होते हैं जो हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स को ही दबा देते हैं, और उन प्रकार के ट्यूमर को हम सप्रेसिंग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। सप्रेस मतलब दबाना। तो ऐसे ट्यूमर जो होते हैं वह हार्मोन सिक्रीटिंग सेल जो मान लेते हैं पहले 100 थी, अब उसके पास में अगर सप्रेसिंग नेचर का ट्यूमर बन गया तो वो ट्यूमर लगातार उसे कंप्रेस करता रहेगा, उसे सप्रेस करता रहेगा और प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन की मात्रा को डिक्रीज करवा देगा। तो ध्यान दें, अगर कहीं पर भी यह लिखा हो कि किसी ग्रंथि में स्टिमुलेटिंग ट्यूमर हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अब इस ग्रंथि के हार्मोन बढ़ जाएंगे। और अगर कहीं पर यह लिखा हो कि इस ग्रंथि में सप्रेसिंग ट्यूमर हो गया है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अब इस ग्रंथि के सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल की तुलना में कम हो जाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा दोनों ट्यूमर का एक्सप्लेनेशन। हमारे यहां पर पिट्यूटरी में कौन से प्रकार का ट्यूमर हुआ है? सप्रेसिंग ट्यूमर हुआ है। और अगर सप्रेसिंग ट्यूमर हुआ है तो हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होने वाला है। तो यह भी डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब यहां लिखते हैं चौथा कारण, और चौथा कारण होता है रेडिएशन एक्सपोजर। मान लेते हैं कि पेशेंट को ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह था या ब्रेन के किसी अन्य हिस्से में था, पिट्यूटरी में नहीं था। क्लियर? मान लेते हैं ब्रेन के किसी अदर लोकेशन पर कोई ट्यूमर, कोई गांठ वगैरह थी, उसके इलाज के लिए मरीज को रेडिएशन थेरेपी दिया गया, लेकिन नुकसान ये हो गया कि रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर के ऊपर गिरने के साथ साथ अगर थोड़ी बहुत पिट्यूटरी ग्रंथि पर भी वह रेडिएशन, वह विकिरणें गिरती हैं तो वह रेडिएशन जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि को डैमेज कर सकती हैं और यह हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो रेडिएशन एक्सपोजर से यह समझना है कि पिट्यूटरी के ऊपर अत्यधिक विकिरणों का एक्सपोजर हुआ है और विकिरणों के एक्सपोजर की वजह से पिट्यूटरी ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर पा रही है और इससे हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया है। तो ये हो गए हमारे
ईटियोलॉजी के 4 कारण, पहला या तो कोई चोट लग गई है, या फिर पिट्यूटरी को निकाल ही दिया गया है, या फिर सप्रेसिंग प्रवृत्ति का ट्यूमर हो गया है, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर हो गया है। अब एक यूनिवर्सल बात आपको याद रखनी है, मीन्स यह पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में बार बार आने वाली है। अब वो यूनिवर्सल बात क्या है वो समझें। आगे हम जितनी भी ग्रंथियां पढ़ेंगे उन सभी ग्रंथियों में अगर डिसऑर्डर के अंतर्गत हार्मोन के ज्यादा बनने वाली बात आएगी, मीन्स हाइपर सिक्रीशन वाला डिसऑर्डर आएगा, तो हमेशा ईटियोलॉजी एक ही रहेगा, सेम रहेगा, और वो ईटियोलॉजी होगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन का रीजन होगा एडिनोमा। क्लियर? मतलब जितने डिसऑर्डर पढ़ेंगे आगे अन्य ग्रंथियों के भी, उनमें जब भी हाइपर सिक्रीशन का जिक्र करें तो उनमें ईटियोलॉजी में एडिनोमा जिम्मेदार होगा, हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर जिम्मेदार होगा। वहीं आगे जितनी ग्रंथियां पढ़ेंगे उनमें हार्मोन के कम होने का जब भी जिक्र आएगा तो उन सब में कारण लगभग लगभग सेम रहेगा। सेम कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमने ये कहा कि पिट्यूटरी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके कम बनने के ये सभी रीजन है। अब वहीं में अगर आपको ये कहूं कि गले में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे हार्मोन कम बनने का रीजन क्या हो सकता है, तो क्या वहां पर भी ट्रॉमा जिम्मेदार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गर्दन में चोट लग गई, थायराइड ग्रंथि क्षतिग्रस्त हो गई, ये भी रीजन हो सकता है। क्या थायराइडक्टमी रीजन हो सकता है कि थायराइड को ही निकाल दिया है तो हार्मोन अपने आप कम ही होंगे? थायराइड में अगर सप्रेसिंग प्रवृत्ति का ट्यूमर है तो यह भी एक रीजन हो सकता है। और रेडिएशन एक्सपोजर अगर थायराइड पर विकिरणें पड़ी हो तो यह भी एक वजह हो सकती है। तो इतना याद रखना है कि जब भी हाइपोसिक्रीशन का आगे जब भी जिक्र करेंगे तो कारण लगभग सेम मिलने वाले हैं, तो इन्हें आप प्रॉपरली याद रखें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो क्या यह भी अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में अलग अलग प्रभाव पैदा कर सकता है? तो यहां बिल्कुल 2 अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में यह बीमारी भी अलग अलग प्रभाव डाल सकती है, और यहां पर भी हमारे 2 अलग अलग टाइप्स के डिसऑर्डर होने वाले हैं। अब 2 टाइप्स के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं वो समझें। पहला तो होता है ड्वार्फिज्म। पहला डिसऑर्डर होता है ड्वार्फिज्म और दूसरा डिसऑर्डर होता है एक्रोमाइक्रिया। अब पहले तो इन दोनों में अंतर को समझें कि ड्वार्फिज्म क्या है और एक्रोमाइक्रिया क्या होता है। इसके लिए फिर हमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना होगा। एग्जाम्पल समझें। एक बच्चा है जो कि 8 साल का है, एक पेशेंट, एक बच्चा 8 साल की उम्र का है, और एक दूसरा मरीज है वो है 28 साल की उम्र का। ध्यान दें, 2 मरीज हैं, एक होता है 8 साल की उम्र का, दूसरा है 28 साल की उम्र का। इस पेशेंट के अंदर हेड इंजरी हो गई, इस पेशेंट में कोई खोपड़ी में ट्रॉमा हो गया। क्लियर? मीन्स खोपड़ी में ट्रॉमा हो गया तो इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया। जैसा कि हम ईटियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चोट लग जाती है तो पिट्यूटरी अगर क्षतिग्रस्त हो तो हार्मोन के प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। वैसे ही हमारे यहां पर भी 8 साल के बच्चे में सिर में चोट लग गई खेलने के दौरान, और उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि क्षतिग्रस्त होकर ग्रोथ हार्मोन बनना कम हो गया। वहीं मैं अगर कहूं 28 साल वाला व्यक्ति बाइक चला रहा था, बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के दौरान ट्रॉमा की वजह से भी इसकी भी पिट्यूटरी ग्रंथि क्षतिग्रस्त हो गई, और इसके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन मान लेते हैं कि कम हो गया। अब इस 28 साल वाले में भी ट्रॉमा हुआ है, 8 साल वाले में भी ट्रॉमा हुआ है, और दोनों के अंदर घटना सेम हुई है कि चोट की वजह से दोनों के अंदर ग्रोथ हार्मोन बनना कम हो गया है। अब थोड़ा दिमाग लगाएं और ये सोचें कि क्या इन दोनों पेशेंट्स के अंदर बीमारी की वजह से प्रभाव सेम दिखेगा या अलग अलग दिखेगा? मीन्स जो 8 साल वाले बच्चे के अंदर लक्षण होंगे क्या वही 28 साल वाले में होंगे? तो जवाब होना चाहिए कि सर दोनों के अंदर लक्षण बिल्कुल अलग अलग होंगे। अलग अलग कैसे? 8 साल का बच्चा है, अभी थोड़ी बहुत लंबाई प्राप्त कर चुका होगा। क्या ये 8 साल का बच्चा अपनी मैक्सिमम लंबाई मीन्स लगभग 5.5-6 फीट जितनी लंबाई का होना है, क्या वो अभी 8 साल की उम्र में उतनी लंबाई प्राप्त कर चुका होगा? तो जवाब होगा कि सर उतनी लंबाई तो प्राप्त नहीं किया होगा, 8 साल का है तो थोड़ा छोटा होगा।
धीरे धीरे वो 10, 12, 15, 18, 20 का होगा, तब जाके वह मैक्सिमम लंबाई प्राप्त करने वाला है। तो मान लेते हैं कि इस 8 साल वाले बच्चे में इसकी लेंथ मान लेते हैं कि 120 सेंटीमीटर के आसपास थी। एग्जाम्पल के लिए लिखा है, मान लेते हैं कि 120 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई थी और अब इसमें चोट लगने की वजह से हार्मोन नहीं बन रहा है। तो अब ये बताइए, क्या अब इस बच्चे की लंबाई आगे आने वाले सालों के दौरान बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो जवाब होगा कि सर अगर इसमें ग्रोथ हार्मोन ही बनना बंद हो गया है तो अब इसकी लंबाई नहीं बढ़ पाएगी, और अगर इस बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ पाएगी तो क्या ये आगे चलकर बौना रह जाएगा, इसकी हाइट कम रह जाएगी? तो बिल्कुल जवाब होगा कि सर इसकी हाइट कम रह जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमने लिखा है कि मरीज 28 साल का है, मीन्स अपने जीवन के 28 साल तो वो नॉर्मली बिता चुका है, अब तक उसे कभी चोट, हेड इंजरी नहीं हुआ था और अब तक उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि ठीक से काम कर रही थी। तो आपके हिसाब से क्या ये 28 साल का मरीज जिसे एक्सीडेंट अभी हुआ है, क्या यह अपने जीवन में जितनी मैक्सिमम लंबाई होनी चाहिए थी, मतलब लगभग 180 सेंटीमीटर के आसपास जितनी मैक्सिमम लंबाई होनी चाहिए थी, क्या ये अपनी लंबाई प्राप्त कर चुका होगा? तो जवाब होगा कि सर लंबाई तो ये 20 साल की उम्र पर ही प्राप्त कर चुका होगा, जितनी लंबाई मिलनी थी वो 20 साल पे ही मिल गई होगी। तो क्या अब ये 28 साल के व्यक्ति में मान लेते हैं कि वो लगभग 6 फीट का हो चुका है, अब अगर उसके अंदर चोट लगने से, इंजरी होने से अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो क्या अब इसकी लंबाई वापस 6 फीट से क्या 4 फीट पे कर ली है, जितनी प्राप्त कर ली है उतनी तो रहेगी ही? तो जवाब होना चाहिए कि सर अगर ग्रोथ हार्मोन आज बनना बंद हुआ है तो उसकी लंबाई पहले से जितनी हो चुकी थी उतनी तो रहेगी ही। अब आगे उसके हार्मोन की कमी की वजह से समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन लंबाई में परिवर्तन वापस 6 से वो वापस 5-4 फीट का हो जाए, ऐसा होना तो संभव नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में कम होता है तो क्या उनके अंदर दिखाई देने वाले लक्षण भी अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होने वाले हैं, और उसी आधार पर हमने 2 बीमारियों के नाम लिखे हैं। पहला होता है ड्वार्फिज्म और दूसरा होता है एक्रोमाइक्रिया। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, और व्यक्ति बौना कब रह जाएगा? अगर बचपन के अंदर ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाए तो व्यक्ति बौना ही रह जाएगा। क्लियर? और एक्रोमाइक्रिया किसमें होता है? एक्रोमाइक्रिया जो है वह हमें इन द एडल्ट देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो यहां पर हमने लिखा कि ड्वार्फिज्म हमें इन द चिल्ड्रन देखने को मिलता है और एक्रोमाइक्रिया हमें एडल्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब इन दोनों के बारे में विस्तृत हम पढ़ने वाले हैं कि एक्रोमाइक्रिया का तात्पर्य क्या है, ड्वार्फिज्म का तात्पर्य क्या है। आगे हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। यहां पर जितना हमने डिस्कशन किया है कि बीमारियां अलग अलग क्यों हैं और उम्र के अलग अलग पड़ाव पर बीमारियां अलग अलग क्यों हैं, उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ड्वार्फिज्म के बारे में। ड्वार्फिज्म ड्वार्फिज्म का एक अन्य नाम समझें। ड्वार्फिज्म का पहली जानकारी तो ये क्लियर कर लें, ड्वार्फिज्म होता किस में है? इन द चाइल्ड होता है। होता क्यों है? ड्यू टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, कि ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है इस वजह से होता है। और बच्चों में होता है, बच्चों मतलब 20 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति में जब से ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाएगा तब से उसकी लंबाई बढ़ना भी बंद हो जाएगी, तो इसलिए जीवन में वह बौने रहने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं। ड्वार्फिज्म इज आल्सो नोन एज द लॉरेन लेवाई सिंड्रोम। ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में भी आ चुका है कि लॉरेन लेवाई सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो लॉरेन लेवाई सिंड्रोम जो होता है वो हमें ड्वार्फिज्म नाम की बीमारी को ही हम लॉरेन लेवाई सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि लॉरेन लेवाई सिंड्रोम अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में
हमें असेसमेंट फाइंडिंग क्या देखने को मिलेंगे, हमें क्या लक्षण देखने को मिलने वाले हैं। पहली जानकारी, पहला सिम्टम तो इसके नाम में ही है, ड्वार्फिज्म का हिंदी अनुवाद हमने बोनापन लिखा था, तो पहला लक्षण तो आने वाला है कि उसकी हाइट जो होती है वह हाइट 2 से 3 फीट तक रह सकती है। 2 से 3 फीट से तात्पर्य है कि हो सकता है लंबाई 3 फीट 4 फीट के आसपास ही रह जाए। अब ये सोचने वाली बात है कि सर लंबाई 2 फीट रहेगी या 3 फीट रहेगी या 4 फीट रहेगी, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी उम्र के पड़ाव पे जाकर उसका ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हुआ है। एक तरफ मैं कहूं कि एक 5 साल वाले बच्चे में ही ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो गया, और दूसरी तरफ मैं कहूं 12 साल में जाकर ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हुआ, तो क्या दोनों की लंबाई में अंतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलने वाला है। मीन्स ग्रोथ हार्मोन बनना बंद होने से पहले वो जितनी उम्र बिता चुका है, माना कि 10 साल तो सही से बीत गए थे, तो क्या 10 साल में उसने लगभग 100-125 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त की होगी? तो बिल्कुल की होगी। और फिर 10 साल के बाद हार्मोन बनना बंद हो जाए तो लंबाई उतनी ही रह जाएगी। वहीं मैं अगर कहूं कि एक 5 साल के बच्चे में 5 साल तो ठीक बीते थे, तो 5 साल में उसने लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई प्राप्त की होगी, और फिर अगर हार्मोन बनना बंद हो जाए तो अब आगे लंबाई बढ़ पाना मुश्किल होगा। तो इसलिए लंबाई जो है, इसकी हाइट जो है वह 2 से 3 फीट या 4 फीट के आसपास रह सकती है। मीन्स बोनापन दिखाई देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस पेशेंट के अंदर हमें ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलने वाला है। ग्रोथ रिटार्डेशन से तात्पर्य है कि शारीरिक विकास जो होना था वह प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हार्मोन के नाम से ही क्लियर है, ग्रोथ हार्मोन मीन्स ग्रोथ करवाने वाला हार्मोन। अगर वो हार्मोन ही कम हो गया है तो ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर? अब एक तथ्य हम और ऐड करते हैं कि जो ग्रोथ रिटार्डेशन ड्वार्फिज्म वाले व्यक्ति में देखने को मिलता है, उसकी खासियत यह होती है कि यह सिमेट्रिकल प्रवृत्ति का ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। कौन सी प्रवृत्ति का? सिमेट्रिकल प्रवृत्ति का ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। अब सिमेट्रिकल से क्या मतलब है? तो फिर 2 शब्द समझने होंगे, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। अब क्या अंतर है वो समझे। सिमेट्रिकल शब्द का मतलब होता है समान। मीन्स अगर मैं कंपेयर करूं अपने लेफ्ट हिस्से को राइट हिस्से से, मीन्स हमारे लेफ्ट और राइट हाथ को कंपेयर करें तो दोनों समान मिलते हैं कि असमान मिलते हैं? तो जवाब यही होगा कि दोनों समान मिलते हैं। तो अगर हम बॉडी पार्ट्स में कंपैरिजन करते हैं और अगर वो सेम मिलते हैं तो उसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। और अगर अनुपात में अलग अलग दिखाई दें कि हाथ तो बहुत लंबे लंबे हैं, पैर बिल्कुल छोटे रह गए हैं, सिर बहुत बड़ा हो गया है, तो इस घटना को हम एसिमेट्रिकल के नाम से जानते हैं, मीन्स असमान। तो सिमेट्रिकल मीन्स समान और एसिमेट्रिकल मतलब असमान। तो यहां हमने लिखा है कि ड्वार्फिज्म के अंदर जो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है वह सिमेट्रिकल नेचर का होता है। सिमेट्रिकल नेचर समझने के लिए एग्जांपल से समझें। आपने बौने व्यक्ति देखे होंगे जिनकी हाइट बहुत कम होती है। जब उस व्यक्ति में हाइट कम रह जाती है, ग्रोथ में रिटार्डेशन हुआ है, तो क्या केवल उसकी हाइट ही कम रहेगी या फिर उसके हाथों की लंबाई, उसके उंगलियों की लंबाई, उसके पैरों की लंबाई सब में एक निश्चित अनुपात में, समान अनुपात में कमी आएगी? तो जवाब यही होगा कि सर अगर बौना व्यक्ति है तो फिर उसके पैर भी छोटे हैं, पैर की उंगलियां भी छोटी हैं, दोनों हाथ भी छोटे हैं, हाथ की उंगलियां भी छोटी हैं। मतलब जैसा शरीर का आकार है उसके समान अनुपात में ही उसके अंग दिखाई देते हैं, और इस प्रकार के रिटार्डेशन को हम सिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन बोलने वाले हैं। अगर लंबाई छोटी होती और हाथ बहुत लंबे होते, मतलब हाथ जमीन को छू रहे होते, तो उसे हम एसिमेट्रिकल प्रकार का ग्रोथ रिटार्डेशन बोलने वाले थे, जिसमें कोई हिस्सा तो छोटा रह गया है, कोई हिस्सा बड़ा हो गया है। ऐसे रिटार्डेशन को हम असमान प्रकार का ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। लेकिन ड्वार्फिज्म के मरीज में जो बौनापन रहता है उसमें एक समान प्रकार का ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। जैसे शरीर के आकार में कमी रह गई है, वैसे ही उसके ऑर्गन्स में भी एक सेम अनुपात में कमी देखने को मिलने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन के अलावा तीसरा पॉइंट हम देखने वाले हैं इस पेशेंट में आईक्यू लेवल। अब ये बताइए कि इस पेशेंट का आईक्यू मींस इंटेलिजेंस क्वेश्चन
मीन्स इसका मेंटल फंक्शनिंग कैसी होगी। मीन्स अगर व्यक्ति में ग्रोथ रिटार्डेशन हुआ है तो क्या मेंटल रिटार्डेशन भी होने वाला है। तो इसके लिए फिर आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। आपने जितने भी बौने व्यक्ति देखे हैं, चाहे वो सर्कस में काम करते हो, चाहे वो फिल्मों में काम करते हो, जितने भी बौने व्यक्ति होते हैं, क्या वह बातचीत करने में पागल प्रतीत होते हैं? क्या वह उनका आईक्यू लेवल कम रहता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ड्वार्फिज्म वाले बौने व्यक्ति का आईक्यू लेवल देखा जाए तो आईक्यू लेवल सामान्य व्यक्तियों की तरह बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, उसमें कोई रिटार्डेशन या कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये बताइए, शरीर का आकार तो कम रह गया है तो फिर आईक्यू नॉर्मल कैसे हो गया? तो उसका जवाब ये है कि हमने जब ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन पढ़े तो ये जिक्र किया था कि हमारे मानसिक विकास के होने के लिए, ब्रेन का विकास होने के लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार नहीं होता है। हमने अपवाद के तौर पर जरूर लिखा था कि ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव किन किन ऑर्गन पर नहीं होता है, तो ब्रेन, जेनाइटल ऑर्गन्स, हेयर्स एंड नेल्स, इनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता है। तो मानसिक विकास के ऊपर ग्रोथ हार्मोन अपना प्रभाव नहीं डालता है, तो इस वजह से उसका ब्रेन के अंदर कोई कमी नहीं रहने वाली है। चाहे ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो तो आईक्यू बहुत ज़्यादा भी नहीं हो जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन बहुत कम हो तो आईक्यू बहुत कम भी नहीं हो जाएगा। ब्रेन का विकास एक अलग पॉइंट है और शरीर का विकास एक अलग पॉइंट है। ग्रोथ हार्मोन केवल शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है, मानसिक विकास को बढ़ावा नहीं देता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसलिए चाहे हार्मोन बढ़े तो आईक्यू बढ़ेगा भी नहीं, चाहे हार्मोन कम हो तो आईक्यू कम भी नहीं होगा। आईक्यू इस पेशेंट में नॉर्मल बना रहेगा। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्रोथ रिटार्डेशन तो होगा लेकिन मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस ड्वार्फिज्म वाले व्यक्ति को हम मिजेट्स के नाम से जानते हैं। इस ड्वार्फिज्म वाले पेशेंट के लिए एक विशेष शब्द काम में लेते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज मिजेट्स। अब सिम्टम में मिजेट्स इसलिए लिखा है, मिजेट्स कहने का तात्पर्य यह है, इसका शाब्दिक अर्थ समझें। मिजेट्स शब्द का हिंदी मतलब होता है सर्कस का कलाकार। जो सर्कस में बोने बोने कलाकार होते हैं उसके लिए हम मिजेट्स शब्द काम में लेते हैं। तो इसलिए ड्वार्फिज्म बीमारी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो बोनेपन वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको मिजेट्स के नाम से भी जानते हैं, उन्हें सर्कस का कलाकार के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये 4 लक्षण याद रखने हैं। 4 लक्षण कौन कौन से? पहला, हाइट थोड़ी कम रह जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, लेकिन साथ ही साथ ध्यान देना है कि ग्रोथ में कमी कैसी रहेगी, सिमेट्रिकल प्रवृत्ति की रहेगी, आईक्यू लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अगर कोई पूछ ले कि इस पेशेंट का आईक्यू नॉर्मल क्यों है, तो जवाब होना चाहिए कि आईक्यू नॉर्मल इसलिए है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का ब्रेन के विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और चौथा तथ्य हमने लिखा है कि इसे हम मिजेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरी बीमारी के बारे में, और हमारी दूसरी बीमारी होती है दैट इज एक्रोमाइक्रिया। क्लियर? दोनों बीमारियों का मैनेजमेंट हम साथ में पढ़ने वाले हैं कि बच्चे के अंदर अगर हार्मोन कम था, ड्वार्फिज्म बीमारी है, तो इलाज क्या दिया जाए, और एडल्ट व्यक्ति में एक्रोमाइक्रिया है तब इलाज क्या दिया जाए। पहले दोनों बीमारियां डिस्कस करते हैं। ड्वार्फिज्म के बारे में हमने पढ़ा, महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि इसे लॉरेन लेवाई सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। एक्रोमाइक्रिया की बात करते हैं। अब एक्रोमाइक्रिया के संदर्भ में पहली 2 महत्वपूर्ण बातें तो हम लिख देते हैं कि यह कौन सी उम्र के व्यक्तियों में होता है, इन द एडल्ट होता है, और इसके अंतर्गत भी मरीज में हुआ क्या है, मरीज के अंदर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम हो गई है, ये इसके अंदर परेशानी है। अब इसमें होगा क्या, ये समझने के लिए ध्यान दें। इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। एक तो लिखा है एक्रो और दूसरा लिखा है माइक्रिया। अब एक्रो शब्द का मतलब तो होता है एक्सट्रीमिटीज, जैसा कि हम एक्रोमेगेली में पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो एक्रो शब्द का मतलब तो होता है एक्सट्रीमिटीज, और माइक्रिया शब्द का मतलब होता है छोटा हो जाना। माइक्रिया, माइक्रो सभी ने सुना होगा, तो माइक्रिया मतलब छोटा हो जाना। इसका मतलब इस पेशेंट के अंदर जो महत्वपूर्ण असेसमेंट फाइंडिंग दिखता है वो ये होने वाला है, दैट इज थीन
एक्सट्रीमिटीज। अब यहां पर एक्रोमाइक्रिया, एक्सट्रीमिटीज का छोटा हो जाना। अब ध्यान दें, जब हमने एक्रोमिगेली लिखा था मीन्स एक्सट्रीमिटीज का एनलार्ज्ड हो जाना, तो क्या हमने एनलार्जमेंट में एक्सट्रीमिटी की लंबाई बढ़ने का जिक्र किया था या थिकनेस बढ़ने का जिक्र किया था? तो जवाब यह होना चाहिए कि हमने थिकनेस बढ़ने का जिक्र किया था। तो यहां पर एक्रोमाइक्रिया में अगर हम एक्सट्रीमिटीज के छोटे हो जाने की बात कर रहे हैं तो यहां हम हाथ की लंबाई छोटे होने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम उसके थिकनेस में परिवर्तन आने की बात कर रहे हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन होता। अब इस तथ्य को समझने के लिए आपको ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन पर जाना होगा। फंक्शन क्या पढ़े थे हमने कि बोन्स के ऊपर दो प्रभाव होते हैं, यह ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों कोशिकाओं को स्टिमुलेट करके लेंथ भी बढ़वाता है और थिकनेस बढ़ाकर स्ट्रेंथ भी बढ़वाता है। अब व्यक्ति एडल्ट उम्र में है, इसकी लंबाई पे तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, लेकिन कैल्शियम डिपोजिशन होते रहना ये तो ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव में जीवन भर चलता रहता है। अगर एडल्ट उम्र में जाकर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो अब हड्डियों पर निरंतर कैल्शियम का जो जमा होने की प्रक्रिया थी वो ठीक से नहीं हो पाएगी, और निरंतर कैल्शियम ठीक से नहीं जमेगा तो हड्डियां और मोटी होंगी या पतली हो जाएंगी। तो जवाब होना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं जमेगा तो हड्डियां थोड़ी पतली हो सकती हैं, थीन एक्सट्रीमिटीज देखने को मिल सकती हैं, और इसी के लिए हम बीमारी का नाम रखते हैं एक्रोमाइक्रिया। तो एक्रोमाइक्रिया के संदर्भ में एक ही तथ्य याद रखना है कि इसमें हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज जो हैं उनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर दिखती हैं। क्या इस पेशेंट के अंदर इसकी हाइट भी प्रभावित होगी? तो जवाब होना चाहिए द हाइट रिमेन्स नॉर्मल। अब हाइट नॉर्मल क्यों है? क्योंकि बीमारी कब जाकर हुई है? एडल्ट उम्र में जाकर हुई है। क्या वो एडल्ट उम्र तक पहुंचने तक अपनी सामान्य हाइट प्राप्त कर चुका होगा? तो वो तो 20 साल में ही अपनी सामान्य हाइट प्राप्त कर चुका होगा। अब अगर बीमारी होती है तो उसकी हाइट में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसकी एक्सट्रीमिटीज, उसकी हड्डियां थोड़ी कमजोर पतली देखने को मिलने वाली है। इसे हम एक्रोमाइक्रिया के नाम से जानते हैं। तो एक्रोमाइक्रिया में इतना पता रखें, हाइट नॉर्मल रहेगी, आईक्यू भी नॉर्मल रहेगा, और उसके हाथ पैर जो हैं वो थोड़े पतले दिखाई देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि अगर चिल्ड्रन एज ग्रुप में या एडल्ट एज ग्रुप में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए, उसकी मात्रा शरीर में कम हो जाए, तो क्या इलाज दिया जाना चाहिए? तो ध्यान दें, जब भी हमारे शरीर में हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है या कमी होती है तो हमेशा इलाज एक ही तरह का होता है, द मैनेजमेंट इज द HRT। अब व्हाट इज HRT? दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो याद रखना है कि इस पेशेंट में मैनेजमेंट के तौर पर, चाहे वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप का मीन्स अगर वो ड्वार्फिज्म का मरीज है तो भी इलाज वही होगा कि जो हार्मोन उसके शरीर में नहीं बन पा रहा है उसे रेडीमेड तौर पर बाहर से दिया जाए, जिसे हम HRT के नाम से जानते हैं। और अगर एडल्ट व्यक्ति है जिसमें थीन एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्रोमाइक्रिया नाम की बीमारी है, उसके अंदर भी अगर शरीर में हार्मोन नहीं बन रहा है तो इलाज यही रहेगा कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाए। क्लियर? तो यहां ये था हमारा हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का मैनेजमेंट। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में से जो 7 हार्मोन्स हमने लिखे थे एंटीरियर में और 2 पोस्टीरियर में लिखे थे, उनमें से पहले हार्मोन का डिटेल डिस्कशन पूरा हो चुका है। पहला हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन। हमने सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस भी पढ़े, उसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं उनका भी जिक्र किया, और फिर डिसऑर्डर्स हमने पढ़े कि हाइपर सिक्रीशन होने पर क्या क्या होता है और हाइपो सिक्रीशन होने पर क्या क्या होता है। क्लियर? तो हाइपर सिक्रीशन में हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक होती है जाइजेंटिज्म और एक होती है एक्रोमेगेली। आपको एक जनरल व्यू शुरू से दिखा देते हैं। 2 तरह के डिसऑर्डर हाइपर सिक्रीशन में पढ़े थे, एक जाइजेंटिज्म और एक एक्रोमेगेली। जाइजेंटिज्म चाइल्ड में, एक्रोमेगेली एडल्ट में।
फिर सिम्टम हमने लिखे थे कि अगर बच्चे में हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, शुगर ज़्यादा होगा, यूरिन में निकलेगा, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सभी सिम्टम हमने पढ़े थे। ऑर्गेनोमेगेली और लेटर स्टेज में डायबिटीज़ मेलाइटस के चांसेस का भी हमने जिक्र किया था। डायबिटीज़ मेलाइटस की संभावनाएं क्यों हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने बात कही आज एक्रोमेगेली के बारे में। एक्रोमेगेली एडल्ट के अंदर होता है। सिम्टम हमने पढ़े थे कि लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक्सट्रीमिटीज थोड़ी थिक और एनलार्ज देखने को मिल सकती हैं। बाकी सिम्टम लगभग सेम थे जो कि जाइजेंटिज्म में थे, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, ऑर्गेनोमेगेली, डायबिटीज मेलाइटस। सातवां सिम्टम हमने एक्स्ट्रा लिखा था कि एक्रोमेगेली वाले में गोरिल्ला फेस अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत फेस में 5 परिवर्तन दिखते हैं। ऑर्बिटल रिज का थोड़ा प्रोमिनेंट होना, नाक का थोड़ा ब्रॉड होना, लिप्स का थोड़ा थिक होना, फोरहेड पर झुर्रिया हो जाना, रिंकल्स हो जाना, और प्रोग्नाथिज्म मतलब मैंडिबल का थिक और थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देना। देन हमने बात कही मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट केवल कौन सा अवेलेबल है? केवल और केवल सर्जिकल मैनेजमेंट अवेलेबल। इलाज है कि अगर ग्रंथि एक्सेसिव हार्मोन बनाती है तो ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया जाए। ऑपरेशन के कितने तरीके हैं? 2, या तो खोपड़ी के अंदर छेद करके क्रेनियोटॉमी से ग्रंथि को निकाला जाए, या फिर नाक के माध्यम से एंटर करके स्फेनोइड बोन को काटते हुए ग्रंथि को निकाला जाए। क्लियर? देन हमने पढ़ा दूसरी प्रकार की बीमारियां, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, की ग्रोथ हार्मोन का जरूरत से कम बनना, यह भी एक बीमारी है। इसके कारण हमने पढ़े या तो चोट लग जाएगी, या पिट्यूटरी निकाल दिया गया है, या फिर कोई सप्रेसिंग प्रवृत्ति का ट्यूमर है जिसने हार्मोन के प्रोडक्शन को सप्रेस कर दिया है। इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर रीजन हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि 2 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, एक होती है ड्वार्फिज्म और दूसरी होती है एक्रोमाइक्रिया। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, वो होता है बच्चों में, और एक्रोमाइक्रिया मतलब एक्सट्रीमिटीज का थिन होना, वो होता है एडल्ट में। क्लियर? फिर हमने ड्वार्फिज्म का डिटेल डिस्कशन किया कि यह बच्चों में होता है, ग्रोथ हार्मोन कम होता है, इसको हम लॉरेन लेवाई सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इस बारे में जानकारी याद रखें। हो सकता है एग्जाम में ड्वार्फिज्म बोलकर सवाल न पूछा गया हो सकता है पूछ लिया जाए कि लॉरेन लेवाई सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है। तो ध्यान होना चाहिए कि इसमें ग्रोथ हार्मोन में कमी देखने को मिलती है। सिम्टम के तौर पर हाइट का कम रह जाना, ग्रोथ रिटार्डेशन देखना, आईक्यू लेवल नॉर्मल रहना, और उसे हम मिजेट्स के नाम से भी जानते हैं। इन तथ्यों के बारे में जिक्र किया। एक्रोमाइक्रिया एडल्ट में होता है, हाथ पैर की हड्डियां कमजोर और पतली देखने को मिलती हैं, ओवरऑल लंबाई जो है वह नॉर्मल रहती है, और इलाज के तौर पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाना चाहिए। ये हमने इसके मैनेजमेंट में पढ़ा था। तो उम्मीद है आज हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी के जो रिमेनिंग हार्मोन्स हैं, जो हमने अन्य बहुत सारे नाम लिखे थे, उन हार्मोन्स का फंक्शन और साथ ही साथ उनके डिसऑर्डर, जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन के संदर्भ में डिस्कशन किया कि पहले नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, इस बारे में हमने जिक्र किया, और फिर उसकी बीमारियां हो जाने पर क्या होगा ये जिक्र किया। वैसा ही हम अन्य हार्मोन्स के संदर्भ में आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? धन्यवाद।